अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। हंसते मुस्कुराते प्रोग्राम डार और डार्लिंग का मेज़बान खालिद अब्बास डार हाज़िर खिदमत है और मेरे साथ मौजूद है डार्लिंग। नाज़रीन, आज का शो आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के उन नन्हे फूलों के नाम जो बिन खिले मुरझा गए और अपनी शहादतों से इस मुल्क की मिट्टी को सैराब कर गए। मत समझो हमने बुला दिया, ये मिट्टी तुमको प्यारी थी, उस मिट्टी में सुला दिया। मत समझो हमने बुला दिया। हाँ डार्लिंग, यकीनन तुम्हारा इशारा APS पेशावर के मासूम शहदा की जानिब है। सही कहा आपने डार साहब, ये ज़ख़म जो है ये अभी तक ताज़ा है। यूँ लगता है कि ये नन्हे फूल स्कूल गए हैं और अभी वापस आ जाएंगे। हाँ डार्लिंग, सारी कौम का यही हाल है। ये ठीक है, शहीद कभी नहीं मरता, मगर जो इन मासूमों के साथ हुआ उनका गम सारी ज़िंदगी याद रहेगा। डार साहब क्या बताऊं, पता नहीं कैसे दरिंदे थे जिन्होंने नन्हे बच्चों को इल्म हासिल करते हुए वो जो फूल थे ऐसे मसल दिए उन्होंने। ठीक कहा डार्लिंग, दाद की मुस्तहक हमारी पाक फ़ौज है जिन्होंने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दीगर बच्चों की जानें भी बचाईं और APS पे हमला करने वालों को गिरफ्तार भी किया और मौके पर जहन्नम वासिल भी। इसमें कोई शक नहीं बाबियो, हमारी पाक आर्मी ने फौरी एक्शन किया और ज़िम्मेदारों को इबरतनाक सज़ाएं दी। और मैं तो आपको बता रहा हूँ डार साहब कि जो APS स्कूल में हुआ उस वाक़े ने हर दर्द दिल रखने वाले को रुला दिया। मासूम बच्चे तो शहीद हो गए, मगर ये दुख उनके वालिदैन ता क़यामत याद रखेंगे। तुम ठीक कह रहे हो डार्लिंग, इन वालिदैन पे जो गुजर रही है दुनिया की कोई ताकत इन्हें सुकून नहीं पहुँचा सकती। लेकिन इनके ज़ख्मों पर कुछ न कुछ मरहम तो रखा गया है ना। अगर ये दहशतगर्द भाग जाते तो वो गम तो सारी ज़िंदगी इनको भूल ना पाता। और इसीलिए तो डार साहब कौम जो है ना हमारी, वो पाक फ़ौज पे फ़ख्र करती है। अगर हमारी पाक फ़ौज ऐसी ना हो ना तो हम तो दुश्मन के सामने बिल्कुल रेत की दीवार है। बिल्कुल ठीक कहा। मेरे ख्याल में इन नन्हे शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जानी चाहिए। इनके नामों पर मुख्तलिफ सड़कों के नाम होने चाहिए। और तो और डार्लिंग, बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि मुख्तलिफ स्कूलों के नाम इन शहदा के नामों पर रखे जाने चाहिए और इनकी शहादत का जो दिन है उसे कौमी सतह पर मनाना चाहिए। इंशाल्लाह डार साहब, ता क़यामत ये दिन जो है ना नन्हे शहदा की याद में मनाया जाएगा। लेकिन बाबियो, इन कुर्बानियों का वही मौका था कि पाक फ़ौज ने दुश्मनों को बावर करवा दिया कि अब तुम्हारे लिए इस धरती पे कोई जगह नहीं है। कमर तोड़ दी उनकी, ऐसी मैं आपको बता नहीं सकता। बेटा, इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है और पूरी दुनिया जानती है कि हमारी पाक फ़ौज जो है बहादुरी और हिम्मत में दुनिया में नंबर 1 है। हाय हाय बाबियो, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उन माओं का क्या हाल हुआ होगा जिन्होंने अपने नौनिहालों की लाशें खून से लिपटी हुई देखी होंगी। मत पूछो डार्लिंग, ज़रा तसव्वुर करो उन माओं का जिन्होंने अपने बच्चों को प्यार से जगा के नाश्ता तैयार करके दिया होगा, उनके माथों पे बोसा दिया होगा। बेचारियों को क्या पता था कि बच्चों को स्कूल के लिए तैयार नहीं कर रही, बल्कि मनो मिट्टी में जाने के लिए तैयार कर रही हैं। बड़ा हौसला डार साहब उन वालिदैन का जिन्होंने इतना बड़ा दुख देख के भी अभी तक हौसले में है। बेटा, हौसला तो उन्होंने ऐसा दिखाया कि दुनिया आशश कर उठी। वो अगर चाहते तो अपने बाकी के बच्चों को स्कूल जाने से रोक सकते थे, लेकिन बाकायदगी से आज भी वो उसी तरह बच्चों को स्कूल भेजते हैं, रोकते नहीं। और बाबे, उन बच्चों का हौसला देखो जिन्होंने ये खून रेजी अपनी आंखों से देखी है। वो आज भी उनका अज़्म व इस्तिक़लाल जो है ना वो बरकरार है। दुश्मन के साथ लड़ने के लिए हर वक्त तैयार हैं और आज भी अपनी जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं ना वो जारी रखे हुए हैं। बिलाशुबा ये वही जज्बा है
जिसकी पूरी दुनिया ने तारीफ़ की, हम ये भी कह सकते हैं कि दहशतगर्दी में हमारे मासूम बच्चों ने भी कुर्बानियाँ दी। इंशाअल्लाह डार्लिंग, इनका खून रायगा नहीं जाएगा और पाक फ़ौज की मौजूदगी में किसी की मजाल नहीं है कि इन नन्हे फूलों की तरफ दोबारा आंख भी उठा के देख सकते। लो डॉक्टर साहब, अगर आप इजाज़त दें ना, इन मासूम शहदा और इनके वालदैन को खैराज तहसीन पेश करने के लिए जुगनी सुनाऊं? हाँ यार सुनाओ, पूरी कौम तुम्हारी जुगनी सुनने की मुंतज़र है। सरकार BTV दे चैनल्स पे यार, एक डार्लिंग और एक डार करते हैं पाकिस्तान से प्यार। ओ साईं मेरे आ जुगड़ी कहंदी है जेड़ी दूर झूठ तो रहंदी है, सब गल्लां सच्चियां कहंदी है, बस अल्लाह अल्लाह कहंदी है। दसंबर आवे सानू शहीदां दी याद सतावे, रब्बा दस कोई तदबीर जेड़ी गया नु मोड़ ले आवे। ओ साईं मेरे आ जुगनी कहंदी है जेड़ी दूर झूठ तो रहंदी है, सब गल्लां सच्चियां कहंदी है, बस अल्लाह अल्लाह कहंदी है। कमाया ना हक खून बच्चियां दा बहाया, उन्हां नू माफ कदी नहीं करना जिन्ना ऐसा जुल्म कमाया। ओ साईं मेरे आ जुगनी कहंदी है जेड़ी दूर झूठ तो रहंदी है, सब गल्लां सच्चियां कहंदी है, बस अल्लाह अल्लाह कहंदी है। चुक चुक बावा उन्हां नू किवें चुप करावां, जिन्हां दे बच्चे होए शहीद किवें उन्हां नू समझावां। ओ साईं मेरे आ जुगनी कहंदी है जेड़ी दूर झूठ तो रहंदी है, सब गल्लां सच्चियां कहंदी है, बस अल्लाह अल्लाह कहंदी है। ख़वातीनो हज़रात, वक्फ़ा किए देते हैं, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आइए देखते हैं कि डार्लिंग के आज के मेहमान कौन हैं। नाजरीन, आज मेरे यहाँ जो मेहमान हैं वो माहिर तालीम, दानश्वर और मेरे बड़े हैं। अल्लाह इनको ज़िंदगी सेहत दे और हमें भी इनके ज़ेरे साया पलने की तौफीक दे। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर आरफा सैयदा से। डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मोहब्बत, बड़ी आपकी मेहरबानी, आपने मेरी रिक्वेस्ट पे मेरे शो में आके बैठना पसंद किया। बहुत शुक्रिया खालिद आपका। ज़रा ये फरमाइए कि कै बरस बाद मिले हम जिंदा दोनों? हाँ, पता नहीं जिंदा हैं या नहीं हैं, मिले 57 बरस बाद। बस मैं तो आपको यानी अक्सर देखता रहता हूँ, कभी किसी चैनल पे, कभी किसी फंक्शन में, कभी तो मैं ज़रा बहुत कम नज़र आता हूँ, क्योंकि इधर भी मैं ये, हालांकि ये मेरा है तो पेरेंटल इंस्टीट्यूट, मगर बहुत 30-35 साल नहीं आया मैं इधर। बचे रहे। हाँ, बस अल्लाह को ऐसे ही मंजूर था। मगर आप ये फरमाइए कि आप माशाल्लाह इस कदर यानी ढेर सारा आप बोलते हो, और आपको जो देखता है एक दफ़े, जहाँ भी देखता है उसका दिल चाहता है कि मैं इनको देखता रहूँ और इनको सुनता रहूँ। ये यहाँ तक आप पहुँचे हो। मैंने तो यानी जब आप, मेरा ख्याल है सेकेंड ईयर में मैं था और आप मेरे से सीनियर थे, 64, 63, 64 में। आप मेरे भाई के साथ थे? जी हाँ, आपके भाई मेरे साथ थे क्लास। मैं उसमें थी। सही कहा आपने।
पहली बात तो ये है कि बहुत आपकी नवाजिश, आपने बहुत इज़्ज़त दी, बहुत इज़्ज़त से याद किया। इस माशरे पर यह वक्त आए कि वो किसी को न सुन सकें और सिर्फ आरिफ़ा सईदा को सुन लें, ये भला वक्त नहीं है। मैं ये कहने की जसारत की, गुस्ताखी की माफ़ी नहीं मांगूंगी। आपका जो आज का सुनने वाला है, किसी उम्र का भी नौजवान हो, लोगों ने नौजवानी की उम्र रखी है, मैंने नहीं रखी। नौजवानी की उम्र इंसान के एहसास और शऊर से वाबस्ता है। अगर सारी उम्र गुजार के भी न शऊर जागा, न एहसास, न करवट ली, तो आपकी कोई उम्र नहीं। आपका जो आज का सही मानों में नौजवान है, उसे हमने हिरासा भी कर दिया और परेशान भी कर दिया है। उसके दिल की बात भी कही है, उसके जहन में भी सवाल थे। जब मैं और आप गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ रहे थे तो बहुत सवाल थे, और उस वक्त सवाल करने की इजाज़त थी। जो सबसे पहला जवाब ढूंढने जाते थे वो अपने प्रिंसिपल डॉक्टर नज़ीर अहमद से। कभी न डांट पड़ी, न कभी डांटे गए। एक इतनी मोहब्बत से एक बात को समझाई गई, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर आप ज़िंदगी की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो ज़िंदगी से ज़ालिम चीज़ कोई और है नहीं, वो आपकी इज़्ज़त नहीं करेगी। सवाल पूछना आपने हराम कर दिया, गुस्ताखी है, गलती है। बड़ों से नहीं पूछते। अगर बड़ों से नहीं पूछूं तो किससे पूछूं? और वो बड़े आपको इसलिए नहीं समझते हैं आज का नौजवान कि आपके पास उनसे कुछ ज़्यादा है। वो सिर्फ इस बात के लिए बड़ा समझते हैं कि आपके पास वक्त का तजुर्बा है आपकी मुट्ठी में। क्या उस मुट्ठी में से कोई मोती निकाल के उनकी हथेली पे रखा जा सकता है? वो इस तमन्ना में है, और हम उनकी तमन्ना को नहीं समझ पा रहे। देखिए, एक बात मैं हमेशा ही कहती हूँ कि ज़िंदगी इम्कान पर गुज़रती है, ना हुक्म पे गुज़रती है, ना हिदायत पर गुज़रती है, ना डांट पे गुज़रती है, ना तलक़ीन पे गुज़रती है। ज़िंदगी को इम्कान चाहिए। आपने कितने इम्कान पैदा किए हैं आज के नौजवान के लिए? हमने उसको क्या सिखा दिया? एतबार मत करना जी। हमने उसे क्या सिखा दिया? सच मत बोलना। मेरे ये कह देने से कि सच बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक वो ये न जाने कि मैं खुद सच बोलती हूँ या नहीं जी। हम समझ रहे हैं हम उन्हें परखते हैं, हम गलती पर हैं। वो हमें परख रहे हैं कि हम इतनी उम्र गुजार के सच्चे हो सके या नहीं। बहुत मामूली सी बात है जी। उनका हक है, उनके सामने पूरी ज़िंदगी है। मैं तो अपनी ज़िंदगी के गुरूब में हूँ जी। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं उनका माजी हूँ, वो मेरा मुस्तकबिल है। मुस्तकबिल को हमेशा एक चीज़ चाहिए होती है, उम्मीद। और उम्मीद वो सूरज है जो कभी गुरूब नहीं होता, जो कभी गुरूब नहीं होता। हमने उनसे उनकी उम्मीद छीन ली जी। हम उन्हें ये बताते हैं कि तुम क्या उम्मीद करो, तो फिर उनका उम्मीद करने का हक कहाँ गया? बिल्कुल। अगर कोई गलत बात सोच रहे हैं जी हाँ, तो मशवरा दीजिए, बिठाइए, बात कीजिए, समझाइए मत, डांटिए नहीं। वो उम्र के उस हिस्से में हैं जहाँ उन्हें सख्ती और तुंदी अच्छी नहीं लगती, मगर माशरे ने उन्हें क्या सिखाया? सख्ती और तुंदी। अब हमें उनसे शिकायत है जी जी कि इनकी तबीयत में तो बहुत दुरुस्ती आ गई। वो दुरुस्ती कहीं बाहर से नहीं आई है, वो सब खानाजाद है, वो हमारे इर्द गिर्द। डॉक्टर साहब, आप तो माशाल्लाह प्रिंसिपल भी रहे अपना ये लड़कियों के कॉलेज के। एक दफ़े तो आप गुलबर्ग में थे, तो फिर होम इकोनॉमिक्स में भी आ गए। तो जब के स्टूडेंट जो थे उनमें, और जब आप स्टूडेंट थी, आप तो खैर हर ट्रॉफ़ी ले जाते थे, कोई बोल भी नहीं सकता था आपके सामने। और किसी भी टॉपिक पे, किसी भी उन्वान पे हमारे यहाँ डिबेट होती थी तो एक ही नाम होता था, आरफा सैयदा।
बहुत शुक्रिया खालिद उन दिनों को याद करने का। उस वक्त जब मैं इस माशरे में पल बढ़ रही थी, सीख रही थी, ये माशरा मेरी तरबियत कर रहा था। सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ है कि तालीम तो बहुत हो गई, तरबियत नहीं रही। तालीम समझ लीजिए लफ्ज़ हैं और तरबियत उन लफ्ज़ों के मानी हैं, उन पर अमल है। वाह वाह। आप सिर्फ लफ्ज़ सिखा के समझ रहे हैं हमने जिम्मेदारी पूरी कर दी, नहीं की। दूसरी बात, उस वक्त जो इल्म बड़ा लफ्ज़ है। मैं हमेशा कहती हूँ कि तालीम रास्ता है और इल्म मंजिल है, और कभी कभी पूरी उम्र लग जाती है रास्ते पर चलते, मंजिल नहीं आ पाती। और मैं उन लोगों में से हूँ जो मंजिल पे पहुँचने को थकना कहते हैं। मंजिल सिर्फ वो तलाश करता है जिसकी अपने आप से कोई आरज़ू नहीं रहती। जो कहीं एक जगह पहुँचता है कहता है इससे आगे भी तो देखें कि क्या है। तालीम आपको इस बात पर उकसाती है कि अच्छा इतनी बात तो समझ में आई, अब आगे चल के देखें कि क्या समझ में आएगा। उस वक्त इल्म ज़िंदगी के लिए था और तालीम उसका रास्ता थी। आज तालीम रोज़गार के लिए है। हम क्या चीज़ पढ़ें जिसके बदले में नोटों की तादाद बढ़ती है। मुझसे मेरे वालिदैन ने, और ख़ास तौर पर वालिद ने, क्योंकि उनका हुक्म आखिर होता, हम सब बहन भाइयों में से किसी से ये नहीं कहा कि तुम क्या पढ़ो और क्या नहीं पढ़ो जी। वो कहते थे जो जी चाहता है पढ़ो, लेकिन फिर ऐसे पढ़ो कि जो तुम्हारे अंदर की बेहतरीन सलाहियत है वो सामने आ सके। तो गोया सलाहियत को उभारने, निखारने, पहचानने पर जोर था, जी। तवज्जो इस पर नहीं थी। आज मैं और आप जिंदा सिर्फ पैसे के लिए। मैं और आप दोनों लाहौरी हैं। जी। कैसी अच्छी बात है। तंग गली में रहने वाला मकीन किसी सूरत कमतर नहीं था। उस वक्त मकान बड़े नहीं थे, मकीन बड़े थे। जी। आज मकान बड़े हैं, मकीन छोटे हैं। अगर आपकी पहचान आपके पते से होने लगे जी, तो वो आपकी पहचान नहीं है, वो डाकिए की पहचान है। जी बिल्कुल। पहुंच गया वो आपके घर। बिल्कुल सही। आप देखिए कि हमने, मुझे लगता है मैं उसमें शामिल हूँ, मैं आज भी मज़दूर औरत हूँ, मैं आज भी पढ़ाती हूँ, जी। और मेरी समझ में ये आता है कि इन बच्चों के लिए हमने ज़िंदगी का जो समझने का रास्ता है वो बदल दिया। क़ुव्वत ख़रीद ज़्यादा है जी। तो तुम बड़े आदमी हो। कोई ये नहीं सोचता कि आप उस क़ुव्वत ख़रीद से, तो जो ख़रीद रहे हैं सो ख़रीद रहे हैं, उस क़ुव्वत ख़रीद ने आपको बेच दिया। वाह। आपको बेच दिया। आप किसी जगह खड़े नहीं हो सकते। क्यों ये तसव्वुर हमने दिया? आखिर मैं अपने बच्चों से कहती हूँ, मैं गरीब पाकिस्तान में पली बड़ी थी, जी। मगर एक मैं बहुत इज्जत वाले पाकिस्तान में पली बड़ी थी। सर उठा के चलते थे, जी। सर उठा के चलते थे, नज़र मिला के चलते थे, नज़र बचाते नहीं थे, ना हालात से, ना हालात के नतीजों से, और न उन लोगों से जो समझते थे कि हालात पर उनकी गिरफ्त है। आज हमने अपने हाथ से अपना सारा इख्तियार छोड़ दिया। क्यों? मेरा आज का बच्चा नाखुश इसलिए है कि मेहनत कर कर के उसकी ज़िंदगी हराम हो गई। जी। अब इम्तहान काहे को होता है? कत्लगाह में जाता है बच्चा। और अगर खुदा न खास्ता वहाँ नंबर कम आ गए तो सारी ज़िंदगी के लिए मोहर लग गई। समझ, अक्ल,
ज़हानत, दानिश, मेहनत, मशक्क़त हिंदसों का शिकार नहीं है। मेरा आज का बच्चा उन हिंदसों का शिकार है। क्या क़यामत है कि 1100 में से 1200 नंबर आ जाएं तो हैरत नहीं होती। टॉपसी याद है आपको? जी जी, माशाल्लाह, वाह वाह वाह, कैसा अच्छा आदमी था टॉपसी। उनकी अंग्रेज़ी में फर्स्ट डिवीज़न आ गई थी, जी जी, तो लोग उन्हें ऐसे जाके देखते थे जैसे चिड़ियाघर में कहीं से आए हुए जानवर को देखते। ये कैसा आदमी है जिसकी अंग्रेज़ी में फर्स्ट डिवीज़न आती है। हाँ, उस्ताद भी नालायक नहीं थे, शागिर्द भी नालायक नहीं था। बात इसकी थी कि अना की परवरिश नहीं कर रहे थे, इज्जत को आगे बढ़ा रहे थे। अना में और इज्जत में बड़ा फ़र्क है। अना के लिए आपको कोई एक दूसरा चाहिए होता है जिस पर आप सारा दिन इल्ज़ाम लगाते रहें। अना के लिए आपको एक दूसरा चाहिए होता है जिसकी आप किरदार कुशी करते रहें। इज्जत को आपको एक नहीं बहुत से चाहिए होते हैं, जी हाँ, एक नहीं बहुत से चाहिए होते हैं, ताकि आप उनकी इज्जत कर सकें और वो आपकी इज्जत कर सकें। हमने क्या सौदा किया? ये तो ज़िंदगी बहुत कमाल की कारोबारी चीज़ है। डॉक्टर साहब, आप कभी गवर्नमेंट कॉलेज गए हो फिर? आजकल आज का गवर्नमेंट कॉलेज तो वो नहीं है। मरहूम मैं कहती हूँ, मेरे गवर्नमेंट कॉलेज के मुकाबले में हाँ, यूनिवर्सिटी भी हो गया, सब कुछ हुआ। जब तो 600 स्टूडेंट था, अरे 45 गर्ल्स। उस वक्त 600 होता या 6 लाख होता, वो सब एक से होते। एक से तो थे। ठीक, उस वक्त मुझे किसी पर अपने बटवे के भारी होने का वज़न नहीं डालना था। बिल्कुल। उस वक्त लोग आरफा सईदा, क्या वक्त है, कभी कभी याद करती हूँ तो हैरत होती है। आपको याद होगा कि जालिम सदर मुझे सबसे आखिर में बुलाता था। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। कभी ना शुरू में बोलने दिया, ना बीच में बोल, ना। आखिर में। अली काजिम भी रहे सदर। जी, अली काजिम सदर, इरशादुल्लाह। डॉक्टर, बाद में डॉक्टर आरिफ हुए, मोहम्मद आरिफ भी आरिफ हुए, साहब। डॉक्टर, हाँ जी। हाँ, बाद में वो तो हाँ, स्टेट बैंक में गए, इकोनॉमिक्स जी, में जी, पीएचडी। हाँ। क्या लोग थे, खालिद जवेद थे, सरमद सहबाई थे, क्या- सादतुल्लाह थे, क्या लोग थे। मगर सब आपसे कांपते थे जब भी, सिर्फ उस इल्म और उस अक्ल की वजह नहीं से। नहीं, उनको ये बात अच्छी लगती थी, मेरा ख्याल है कि ये हमारी जैसी है, हमसे भी अच्छी है, ये भी कह हमारे सकते हैं। जैसी है, कुछ हमसे अपने आप को अलग नहीं समझती। हाँ नहीं, वो सही है। ठीक। मगर आज का गवर्नमेंट कॉलेज तो लारी अड्डा लगता है, पता नहीं क्या देखिए, किया इन्होंने। वजह यह है कि क्या आज का लाहौर और आज के लाहौर का माशरा जी चल। जी नहीं, आजकल मैं एक छोटी सी बात आपको बताती हूँ। मैंने एमए गवर्नमेंट कॉलेज से किया और बी ऑनर्स मैंने लाहौर कॉलेज से किया। जी जी, उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज में लड़कियों का हॉस्टल नहीं था, नहीं नहीं, और क्या अच्छी एक सूरत हाल थी कि गवर्नमेंट कॉलेज की बच्चियां लाहौर कॉलेज के हॉस्टल में रह सकती थी। रहती थी, जी रहती थी। और आप रोज़ाना हॉस्टल से कॉलेज जाते थे और आ जाते थे, किसी को ख़तरा नहीं था। बिल्कुल। ना माशरे को मुझसे ख़तरा था, जी जी, ना मुझे माशरे से ख़तरा था। मैं और मेरी एक दोस्त जो इस वक्त अमेरिका में रहती हैं, ज़रीना मजीद, पूरा 1 साल, खालिद, मैंने बी ऑनर्स के बाद मास्टर्स किया था तो 1 साल में जी। किया था, पूरा 1 साल पैदल गवर्नमेंट कॉलेज गए, लाहौर कॉलेज से। लाहौर कॉलेज से, हाँ। रोज़ाना कोई नया रास्ता इख्तियार करके। इस इश्क से मेरी इब्तिदा जब से हुई, लाहौर जो मेरे 3 इश्कों में से एक इश्क जी, है। क्या लुत्फ़ की बात थी, लोग अपने काम में मगन। बिल्कुल। एक, और हम हमेशा ये करते थे कि वापसी पर आते हुए लॉरेंस बाग से गुजर के आते थे, जी। वो बिल्कुल लाहौर कॉलेज के साथ था। जी हाँ। खैर, मैं तो आज भी बहुत हंस सकती हूँ, हमने तो अपने नौजवान से हंसना छीन लिया, और उस वक्त हमें बात बेबात की हंसी आती थी। जी हाँ। रीगल से 2 आने का समोसा ख़रीदा जाता था, बादशाह वक्त थे हम लोग जी हाँ, कि 2 आने का समोसा ख़रीद सकते थे, और उसको टूंगते हुए
लॉरेंस बाग से गुजरते थे, हंसते खिलखिलाते चले आते थे। आपको याद होगा उस वक्त इस लाहौर में ख़ास तौर पर मर्द असहाब की टुकड़ियाँ बैठती थी, मिल के अखबार पढ़ते थे, मिल के किताब पढ़ते थे, मिल के बात करते थे। उन्होंने जब हम दोनों को इस तरह हंसते देखा, क्या किड्डियाँ चंगियाँ लगदियां ना बीबियाँ तियाँ हंसदियाँ खेड़दियाँ। वाह, ये जुमला मेरे दिल पे लिखा है। जी हाँ, ये लाहौर आज था हम ये। किसी को हंसते गुजरते देख लें, क्या बेहयाई है, क्या बदतहजीबी है। सड़कों पे ये खिलखिल 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 करके हंसने की बात। भाई मेरा वतन है, बिल्कुल कोई और जगह मेरा वतन नहीं। नहीं है। तो जो इजाज़त फलने फूलने की, खुश होने की, मुझे यहाँ मैसर है, नहीं दी ना हमने वो इजाज़त। हमने एहतियात और कैद और कानून, क्या नतीजा निकला? उन्होंने उसके ख़िलाफ़ करना शुरू किया। बिल्कुल। आप पानी के कुदरती बहाव पर ज़बरदस्ती का बंद बांधेंगे तो पानी काबू से बाहर हो जाएगा। हमने उनको समझा ही नहीं। क्या उस्ताद में असर थे। सूफ़ी साहब याद है आपको? हाँ जी, वाह गाली दे के कहते थे वाह वाह। हैं कि आज अम्मा ने शब्द एक पकाई है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। गाली दे के। और तुम लोग शाम को अगर नहीं आए खाना खाने, फिर देखो कल मैं तुम्हारी क्या दुर्गत बनाऊंगा। मिलेगा वैसा उस्ताद? ना ना जी, वो आपको अपना इल्म, अपनी डिग्री का हिस्सा नहीं दे रहे थे, वो आपको अपनी ज़ात का हिस्सा दे रहे थे। बिल्कुल। वो ज़र्फ सिखा रहे थे, गाली दे के बुला सब डांट डपट गाली से, बिल्कुल। और किस मोहब्बत से। और बदबख्तो आ जाना, हाँ बिल्कुल। हाँ, मैं कुलचा आप लो आके खाऊं। बिल्कुल सही। वाह। उस उस्ताद को कहते शर्म नहीं थी कि मुझे कुलचा लगाना आता है, मगर वो हाथ जितना खूबसूरत लिखते थे, आहा, मैंने किसी का, वाह वाह वाह। किसी का वो ख़त नस्तालीक नहीं देखा जो सूफ़ी साहब का था। तो ज़माने की कदरें मुख्तलिफ थी। जी हाँ, अब मेरे भाई आपने कदरों को तो कर दिया तर्क, बिल्कुल। अब हम मिक़दार से ज़िंदा हैं। अक़दार हुई ख़त्म, जी जी, मिक़दार का राज है। तो वो बच्चा किस चीज़ के पीछे दौड़ेगा? जिसे माशरा कबूल कर रहा है, जी हाँ, तो वो मिक़दार के पीछे दौड़ता है। उसकी क्या ख़ता है? उसकी क्या ख़ता है? आपके अम्मा अब्बा ने पूछा था कि खालिद अब्बास डार सारा दिन स्टेडियम में खड़े होके ठट्ठेबाजी करके चले आते हो, कुछ पढ़ते लिखते हो या नहीं? नहीं, कभी नहीं पूछा। नहीं पूछा ना? कभी किसी उस्ताद ने डांटा था? ना, नहीं। क्या एतबार था कि ये हंसने के वक्त हंस रहा है, बस, मेहनत के वक्त मेहनत करेगा। बिल्कुल। इसको तरबियत कहते थे। आज हम वक्त की मुनासिबत नहीं जानते जी जी, कि किस वक्त क्या करना है। जो वक्त की मुनासिबत नहीं जानता खालिद, वो बेतमीज़ी और बदतहजीबी के सिवा कुछ नहीं कर सकता। सारा काम हमेशा ताकत में रहना है। ना, अगर ताकत में रहना है तो यकीन की ताकत में जियो। अगर ताकत में जीना है, सच की ताकत में जियो। अगर ताकत में रहना है तो मेहनत की ताकत में जियो, ताकि जब तुमसे कोई नाजेबा सवाल भी पूछे तो तुम्हारी आंख झुकने ना पाए। उनका कोई कसूर नहीं, आपने पैमाने बदल दिए। जब मीज़ान बदल जाएगी बिल्कुल। तो काम करने के, सोचने के, आगे बढ़ने के तरीक़े बदल जाएंगे। मैं नौजवानों की सबसे बड़ी वकील हूँ इस मुल्क में। मैं उन्हें कोई इल्ज़ाम नहीं देती। जो हमने उन्हें दिया वो उन्होंने ले लिया। बिल्कुल। अगर हम इसके अलावा उन्हें कुछ देते और वो लेने से इनकार कर देते, तब हम उनसे पूछते कि मियाँ ये क्या कर रहे हो। दोहरे मेयार पर ज़िंदा रहने वाला माशरा जी जी, आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता। डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मोहब्बत, आपकी बड़ी मेहरबानी। मेरे पास तो ऐसे अल्फाज नहीं होते नहीं, हैं कैसी बात करते कि आपने बहुत वक्त निकाला, इतनी मसरूफ़ियत। और नहीं। देखिए, मैंने कुछ वक्त नहीं निकाला। ये वक्त
पर आपका उतना ही हिस्सा है जितना मेरा हिस्सा है। और इस वक्त पर जिन बच्चों की बातें हम कर रहे हैं जी, उनका सबसे ज़्यादा है। कोई तो उनको ये तसल्ली दिला दे कि भाई सिर्फ ज़ाहिर के लिए नहीं जीते। आरिफा सैयदा ये यकीन करती हैं कि जिस्म के अंधेरे में रूह नहीं रहती, रूह की रोशनी में जिस्म जिंदा रहता है। बस बात इतनी। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे, तंदुरुस्ती के साथ। आपने मेरे शो को बहुत इज्जत दी, नहीं, आप कैसी बात करते? क्योंकि मेरे यहाँ इतने बड़े लोग आते नहीं है ना। नहीं, आपके यहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। नहीं मेरे नहीं, मैं तो एक मामूली कबीला यतीम खाइल का पैदल उस्ताद। नहीं आप नहीं, आप बहुत नवाजिश आपकी, आपसे बात करके लुत्फ आया। नाजरीन वक्फा किए देते हैं, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आइए चलते हैं याद माजी की जानिब। डार्लिंग, मैंने सुना है तुम शायरी भी करते रहे हो किसी ज़माने में। वो जी बाबे हो, मेरी शायरी तो वर्ल्ड लेवल की थी, मैं आपको बता नहीं सकता। लोग इम्तिहानों में लिखते थे 5-5 शेर मेरे अपने। लो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। बेगम देखना, नजम अश्कपुरी साहब आए होंगे, उनके साथ जरा मैं प्रोग्राम डिस्कस कर लूं। आइए, अंदर आ जाइए। सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। नजम तुम? पिया जी आपको मुबारक हो, मैंने अदाकारी छोड़ दी है। अदाकारी तुमने छोड़ दी है या तुम्हें अदाकारी ने छोड़ दिया? ओ भाई, तुम्हें मैंने ड्रामे में कास्ट किया, ड्रामा मुझसे छिन गया। मुझे पता चला था पिया जी कि आप आजकल अदबी प्रोग्राम कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि अदब तो हमारे घर की लौंडिया है जी। हमारे घर में बड़े छोटे का अदब सिखाते हैं सर जी। मैंने कहा मेरी जरूरत तो आप महसूस कर रहे होंगे, मुझे तो जाना चाहिए सर जी के पास। एक गजल लिखी है मैंने, उन्वान है बाप की फरियाद। वैसे अगर कहें तो लफ्जों लफ्ज़ी सुनाता हूँ या गा के भी मैं सुना सकता हूँ, ऐसी तो कोई बात नहीं। इसमें तंज भी है, मजा भी है। भाई तुम्हारे लिए तो हर बात मजाक है। ओहो, वो इतने जालिम तो ना बने। जालिम? सुन लीजिए बेचारे को। उसकी वजह यह है भाभी जी, मैं कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। मेरे सीने में दर्द है। सीने में दर्द है? मैं भी दवा लाती। नहीं, मेरी दर्द की दवा सिर्फ आपके मियाँ के पास है और कौम की दर्द की दवा मेरे पास है। मैंने पिया जी एक लिखा है गजल, और उसमें यह है कि बाप की फरियाद। ये काफी नसीहत आमोज भी है और इसमें मजाक का भी एक अंसर है। सब्र करना ही कुछ गवारा है, मेरा बेटा ही कुछ आवारा है। कलाम तो अच्छा है, वो इसमें नसीहत भी है। माय गॉड। वो सर जी आपका प्रोग्राम होता है ना जी टेलीविजन पे, एक शायर होता है, साथ एक सिंगर आता है। अगर आप कहें तो मैं इसको गा के सुना दूं। सब्र करना भी कुछ गवारा है, प्रिया जी मेरा बेटा ही ओ भाई, कुछ आवारा भाई मेरी है। तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा करो फिर किसी वक्त और जाओ यार। प्रिया जी गालब के साथ भी ऐसे ही होता रहा है, इसीलिए उसने कहा है दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ। इस बार मैं पर्ची के बगैर आया था, अब मैं टेलीफोन करा के आऊंगा। खुदा हाफिज। कल इंशाल्लाह मैं अपना टेलीफोन ही कटा लूंगा। खुदा हाफिज। यार डार्लिंग, शायरी तेरी बड़ी अच्छी है। ये जो बेटा जो पहले शेर में था वो कौन है, तू है? और बाबे अपनी अपनी समझ है, जैसे कोई समझ ले। नाजरीन, डार्लिंग का याद माजी आपने देखा। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब। ख़वातीनो हज़रात, शुरू करते हैं आज की कसौटी। लो बे डार्लिंग, आज की कसौटी ज़रा मुख्तलिफ सी है, इतनी आसान है मगर तुम्हारे लिए उतनी मुश्किल हो जाएगी। और जनाब को ये नाम रखें, फिर देखें मैं कैसे कसौटी बूझता हूँ। भाई इनाम का क्या है? तूने अगर कसौटी जीत ली तो 1 किलो चिकन कढ़ाई हो गई।
सुभान अल्लाह। लो जी, 1 किलो कढ़ाई के लिए तो मैं तन मन धन लगा दूंगा, आप पूछे मुझसे। और अगर नहीं बूझ सके तो? और ये नहीं हो सकता डार साहब, दुनिया मुझे कसौटी का डॉन मानती है, डॉन। फिर भी अगर हार गए तो कोई नाम तुम भी रखो ना शिकस्त का। चलो इस तरह करते हैं जी, अगर मैं हार गया ना जी, तो जो कढ़ाई आप देंगे ना वो आपकी हुई। अब बेवकूफ, वो तो तुझे जब मिलेगी जब तुम कसौटी जीतोगे। खैर शुरू करते हैं, आज की कसौटी है ये। डार साहब ये जरा बताएं कि ये कोई आम चीज है, कोई शख्सियत है, या मेरा मतलब कोई क्या है? क्या एक ऐसी चीज जो हर घर में होती है, हर कमरे में होती है, बड़ी खास चीज है। अच्छा, हर कमरे में होती है, समझ गया। मंजी, मेरा मतलब चारपाई, बेड बेड बेड। नहीं भाई, जिसका मैंने पूछा है ना, इस पे तो सोना दरकनार, बल्कि लेटना भी बड़ा मुश्किल है। मेरा ख्याल है फ्रिज, इस्त्री, फ्रिज, पंखा। पंखा डार साहब, पंखा। अरे बाकी कुछ रह गया तो वो भी बोल दो। और डार साहब अंदाजा तो लगाना मेरा फर्ज है ना। तुम्हारा फर्ज सिर्फ एक ही सवाल करना है, बस। ओके ओके ओके, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। आप ये बताएं, जो आप पूछ रहे हैं ये कोई खाने की चीज़ है या पहनने की? बेटा, जिसका मैंने पूछा है ना, न खाने की न पहनने की। मैंने कहा था ना फंस जाओगे। डार साहब, मैं तो शुरू में ज़रा इजी हो जाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो शुगल कर रहा था। मुझे ये ज़रा बताएं कि ये चीज़ इस्तेमाल कौन करता है? बच्चे, बूढ़े, लेडीज़, या मेरा मकसद है आप ही और कोई? सभी इस्तेमाल करते हैं, सबके काम आती है। चलो ये बता दें कि ये किस मौसम में ज़्यादा काम आती है? अच्छा सवाल है। वैसे तो हर मौसम में इसके फायदे होते हैं, गर्मियों में ज़रा ज़्यादा। गर्मियों में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ज़रा ये फरमाइए कि रोशनी का कोई ताल्लुक है इससे? ले भाई, मुझे लगता है कि कढ़ाई खिलाना पड़ेगी। हाँ, इसका रोशनी से ताल्लुक है। ओ या, मैंने डार साहब आपको कहा था ना, मैं कसौटी का डॉन हूँ। आपने ऐनक का पूछा, ऐनक। अरे भाई, ये ऐनक कहाँ से आ गई? वो डार साहब हर कोई लगा सकता है। गर्मियों में धूप वाली ऐनक लगाई हो तो धूप नहीं पड़ती। गलत बेटा, बिल्कुल गलत जवाब। एक्सक्यूज मी, आपने ट्यूबलाइट का पूछा, ट्यूबलाइट। ये भी गलत। क्यों? ट्यूबलाइट हर कमरे में नहीं होती, रोशनी नहीं देती, अपनी दफा आप ऐसे हो जाते हो। हाँ, जिसका मैंने पूछा है ना, वो साइज में बड़ी होती है, छोटी भी होती है। चलो एक इशारा देता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे दीवार के आर पार देखा जा सकता है। दीवार के आर पार? ओहो डॉक्टर साहब, आपने मेरा ख्याल है सैंसी ऐनक का पूछा है, जिसको पहन के आप दीवार के आर पार देख सकते हैं। मैंने एक जगह पढ़ा था, ये ऐसी है ऐनक। ओए ओए, कसौटी के डॉन, वो ऐनक हर घर में कैसे आ गई? ओहो लो डॉक्टर साहब, सच्ची बात बताऊं, मेरा ज़हन ही नहीं गया उधर। मगर मैं ये सोच रहा हूं कि जादू की कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके साथ दीवार के उस पार भी देखा जा सकता है। मेरी जो फूफी है ना जी, वो मेज़ पे खड़ी हो गए ना, दीवार के उस पार हमसाई से बातें भी कर लेती है। या तेरी फूफी हर जगह आ जाती है। कसौटी बूझो, नहीं तो हार का ऐलान करो। ओ बुझ गया, आपने दरवाजे का पूछा है। ये जवाब भी गलत है। अब एक आखिरी सवाल कर लो बस। ओए होए डॉक्टर साहब, आपने तो दिमाग का फलूदा बना दिया। पता नहीं कौन सी चीज़ पूछ लिया। ज़रा ये बता दें कि ये चीज़ जो है ये आपके और मेरे घर में है? हाँ बिल्कुल है। मैं बताऊं? बता दें। वैसे आपको एक सवाल का मौका देना चाहिए था। चलो एक मौका और दे देता हूं, पूछो। थैंक यू। आपसे अब मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या पूछूं। चलो आप ही बता दो कि मेरा मतलब है मुझे क्या जवाब देना चाहिए। बेटा, मैंने खिड़की का पूछा है। ओहो डॉक्टर साहब, ये क्या किया आपने? खिड़की भी कोई ऐसी चीज है कि उसे कसौटी में बूझा जाए? अब ये बताओ कि 1 किलो कढ़ाई कब खिलाओगे? वो खिला दूंगा। मुझे पता है आप भी बड़े लोगों की तरह गरीबों पे जुल्म करके खुश होते हो। ख़वातीनो हज़रात, वक्फा किए देते हैं, मिलते हैं इस मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाज़रीन, पेश खिदमत है डार्लिंग का गाया हुआ वो गीत जो डार्लिंग ने
APS के नन्हे शोहदा के नाम किया। क्या पता था कि आज मकतब ही, क्या पता था कि आज मकतब ही अपने मक्तल का रूप धारेगा, जिस्म में गोलियां उतारेगा। ये तो वहमो गुमान में भी न था, आज के बाद ता क़यामत हम कब्र में पुरसुकून सोएंगे और सब फूट फूट रोएंगे, और सब फूट फूट रोएंगे, और सब फूट फूट रोएंगे। ऐ मेरी माँ मुझे मोहब्बत है, ऐ मेरी माँ मुझे मोहब्बत है, तेरी बाहों के लम्से ताज़ा से, तेरी आगोश की हलावत से, तेरी तक़दीस की तिलावत से। ऐ मेरी माँ मुझे मोहब्बत है, ऐ मेरी माँ मुझे मोहब्बत है। ऐ मेरी माँ मुझे मोहब्बत है, आज ये जो मेरी शहादत है, ये मेरे इश्क की इबादत है, ये तेरे प्यार की रियाज़त है। कौम के वास्ते सआदत है, आज ये जो मेरी शहादत है, आज ये